नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, ठीक है? जो हर बार पूछे जाते हैं और इससे श्योर है कि आपको 2 से 3 नंबर आएँगे, 2 से 3 नंबर इससे कन्फर्म है कि आएँगे आरटीई और एनसीएफ से, ठीक है? तो 15 इतने महत्वपूर्ण प्रश्न रख दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है? तो सीटेट की जो ऑफ़िशियल डेट है वो अभी तक नहीं आई है, हो सकता है टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है, इस पे कोई कन्फर्म आप लोग अफ़वाहों से बचिएगा, ठीक है? कोई कह रहा है कि अगर कि पेपर टल जाएगा या फिर कोई कह रहा है कि नहीं टलेगा, तो इस पे आप लोग अब कोई भी अफ़वाह की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? बस अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है? तो जिन भाइयों ने हमेशा सहयोग दिया है, उनका थोड़ा-सा नाम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिलीप कमल जी जो हैं, ये हमेशा अपना सहयोग देते रहते हैं और विकास मौर्य जी भी हमेशा रहते हैं लाइन और चंद्रजीत यादव जी, ये भी हमेशा क्लास में बने रहते हैं और यहाँ पे देखिए जो दिलीप कमल जी हैं ये तो हमेशा ही बने रहते हैं, इनको बहुत-बहुत आभार। और यहाँ पे देखिए संजय बाबू ये भी अपने अपने जो योग्यता को दर्शाते रहते हैं, हमेशा प्रश्नों को देखने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं, यानी इनकी जो तार्किक क्षमता है बहुत ही अच्छी है। ये प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं और यहाँ तक कि प्रश्नों को लिख कर भी बताते हैं, ठीक है? संजय बाबू जी को बहुत सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए प्रिया पायल जी पटेल जी जो हैं, ये भी प्रश्नों को बहुत अच्छे से करते हैं और कमलेश कुमार जी जो हैं, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे रिया शर्मा जी हमेशा बनी रहती हैं क्लास में, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और संजय बाबू जी। और यहाँ पे प्रिया पटेल, सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ लोग और हैं, उनका भी नाम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साधना नितेश जी हैं, पूजा यादव जी, ये भी हमेशा क्लास में बनी रहती हैं, पूजा यादव जी और रिया शर्मा। और यहाँ पे देखिए जितेन जी हैं और पूजा शर्मा हमेशा पूजा यादव हमेशा बनती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जी यहाँ पे संजय बाबू ने लिखा है कि चारू जी रिकॉर्डिंग हो या फिर ऑनलाइन सबको मौका मिलना चाहिए। जी एकदम सही आपने कहा कि रिकॉर्डिंग हो या फिर लाइव हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम लाइव जब भी आते हैं तो प्रश्नों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर कुछ हमें पता हो, अगर बताना चाहें तो भूल जाते हैं। व्यक्ति जो होता है भूल भी सकता है, ठीक है? यहाँ पे चारू कदम जी हैं, इन्होंने ही प्रश्न पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संजय बाबूजी भी अच्छे करते हैं, आते हैं हमेशा क्लास में। और अभय नंदन जी, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे साधना नितेश जी हैं, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितेन जी पहले ही इनको धन्यवाद कर चुके हैं, ठीक है? तो कुछ लोग और हैं, इनका भी देख लेते हैं, ठीक है? इनका भी नाम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिया पटेल जी हैं, ये भी हमेशा क्लास में बने रहते हैं। चंद्रजीत यादव जी भी बने रहते हैं, रिया शर्मा बहुत अच्छा करते हैं और सुमित कुमार जी, ये भी बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है? तो और यहाँ पे देखिए खालिद खान जी जो हैं, ये भी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं और ये भी हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये क्या होगा? ठीक है सर, आपके प्रश्नों को जो भी सुझाव है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सभी प्रश्नों को डाउट। और रिया शर्मा जी, विकास मौर्य जी, संजय बाबू जी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को, ठीक है? रखिए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आरटीई के बारे में बात करते हैं। आरटीई 2009 में कितनी धाराएँ हैं? पहला कह रहा है कि 52, दूसरा कह रहा है कि 21, तीसरा कह रहा है कि 38, चौथा कह रहा है कि 15। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आरटीई 2009 में कितनी धाराएँ हैं? और आगे बढ़ने से पहले एक बार जिन भाई-बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आरटीई 2009 में कितनी धाराएँ हैं। पहला कह रहा है कि 52, दूसरा कह रहा है 21, तीसरा कह रहा है 38, चौथा कह रहा है कि 15। तो इसमें जो आरटीई की धाराएँ जो हैं, इसमें जो है 38 धाराएँ हैं, ठीक है? कितनी धाराएँ हैं? 38, ठीक है? इसका तीसरा नंबर यानी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक है? कि विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किस धारा में किया गया है? जो विद्यालय प्रबंधन समिति है कि कौन से धारा में किया गया है, ठीक है? पहला कह रहा है 24, दूसरा कह रहा है 31, तीसरा कह रहा है कि 20, चौथा कह रहा है कि 21। तो दूसरे के आंसर जल्दी से बताइए कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसका वर्णन कौन से धारा में किया गया है? पहले में किया गया है, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और शेयर कर दीजिए जल्दी से, सभी लोगों को पता चल जाए आरटीई से जितने भी प्रश्न आते हैं और एनसीएफ से, वो सभी कवर कर लिए गए हैं, ठीक है? और आरटीई के कुछ जो प्रश्न बचे हुए हैं उसे अगले क्लास में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बताइए कि विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन कौन से धारा में है? 21, 31, 20 या फिर 21, ठीक है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दूसरे का आंसर जो होगा हमारा 21, ठीक है? 21 धारा 21 के विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है धारा में, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछता है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होता है। यहाँ पे उच्च स्तर की बात कर रहा है, यानी प्राथमिक
को छोड़कर, ठीक है, प्राथमिक को छोड़ के उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में, उच्च उच्च स्तर के बालकों के बारे में पूछ रहा है, विद्यालय के बारे में पूछ रहा है कि उसका शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है। पहला करा है कि 1:40, दूसरा करा है कि 1:35, तीसरा करा है कि 1:30, चौथा करा है कि 1:45। तो जल्दी से बताइए कि 40 छात्र हैं, उस पर 40 छात्रों पे एक टीचर होगा, या फिर 35 छात्रों पे एक टीचर होगा, या फिर 30 छात्रों पे एक टीचर होगा, या फिर 45, ठीक है, 45 छात्रों पे एक टीचर होगा। तो जल्दी से बताइए कि अनुपात क्या होगा उच्च प्राथमिक स्तर पे शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उच्च स्तर की बात कर रहा है, सॉरी, पहला नहीं दूसरा होगा। जो 35 छात्रों पे एक टीचर होता है, ठीक है, यानी छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होगा ये 1:35 होगा, ठीक है। उच्च स्तर पे जो हमारा होगा यहाँ पे 1:35 होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है, वहाँ पे देखिए कह रहा था उच्च स्तर पे, यहाँ पे बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होता है। 1:40, 41, 1:35, 1:38, 1:40। तो जल्दी से बताइए कि एक शिक्षक पे एक शिक्षक के लिए 41 छात्र होते हैं, या फिर 35 छात्रों के लिए एक टीचर होते हैं, या फिर 38 छात्रों के लिए एक टीचर, या फिर 40 छात्रों के लिए एक टीचर। प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पे शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है। तो हमारा चौथा आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, 1:40, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे 1:40 यानी 40 छात्रों पे एक टीचर होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए। यहाँ पे सप्ताह में बात कर रहा है, सप्ताह का मतलब है 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पहला कह रहा है कि 45 घंटे, दूसरा कह रहा है 40 घंटे, तीसरा कह रहा है 35, चौथा कह रहा है कि 6 यानी 6.5 घंटे, यानी लगभग 6.5 घंटे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6.75 घंटे की बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहा है 35 घंटे, यहाँ पे कर रहा है कि 40 घंटे, यहाँ पे 45 घंटे। तो जल्दी से बताइए पांचवें का आंसर क्या होगा कि एक अध्यापक को एक सप्ताह में यानी 7 दिन में कितने घंटे कार्य करना होता है, ठीक है, कितने घंटे कार्य करना होता है। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए। इसका पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो पांचवें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, इसका आंसर जो होगा हमारा पहले के साथ जाएगा, यानी 45 घंटे, ठीक है। 45 घंटे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 45 को अगर अलग पूछता है, 45 में आप 7 से भाग दे देंगे तो आपको हर प्रतिदिन का उनके घंटों का औसत पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एक दिन का पूछता है तो आप कुछ मत करिएगा, 45 में सीधे से भाग दे दीजिएगा 7 से, ठीक है। तो 7 में करेंगे तो एक दिन का आपका अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, 45 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। और यहाँ पे देखिए ये भी आरटीई से प्रश्न जितने भी लिए गए हैं सबसे महत्वपूर्ण, एनसीएफ और आरटीई से जितने भी प्रश्न हैं सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं। यहाँ पे कार्य दिवस की बात कर रहा है कि एक वर्ष में प्राथमिक स्तर में कितने कार्य दिवस होते हैं। पहला कह रहा है 200 कार्य दिवस, तीसरा कह रहा है कि 150 कार्य दिवस, तीसरा कह रहा है कि 100 कार्य दिवस, और चौथा कह रहा है कि 250 कार्य दिवस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक एक वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। एक वर्ष में यहाँ पे करा है प्राथमिक स्तर पे एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं। 200 कार्य दिवस होते हैं, 150 कार्य दिवस होते हैं, 100 कार्य दिवस होते हैं, या फिर 250 कार्य दिवस होते हैं, यानी 250 कार्य दिवस होते हैं। तो इसका आंसर छठे का जल्दी से बताइए कि आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा हमारा पहला होगा, ठीक है। 200 कार्य दिवस होते हैं, और इसमें जो होते हैं कितने घंटे कार्य, यानी अब पूछ दिया जाए कि 200 कार्य दिवस में अध्यापक जो होता है कितने घंटे कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि 200 कार्य दिवस बराबर, ठीक है, कार्य दिवस बराबर एक अध्यापक जो होता है 800 घंटे कार्य करता है, ठीक है। 800 घंटे कार्य करता है। याद रखिएगा कि इसका आंसर छठे का पहला होगा, 200 कार्य दिवस होता है, और इसमें जो उनके घंटों की संख्या होती है 800 घंटे होते हैं, ठीक है, 800 घंटे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका छठे का पहला होगा। सातवें के देखते हैं, उच्च स्तर पे पूछ रहा है। अब देखिए वहाँ पे 200 कार्य दिवस था। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि उच्च स्तर
कि यहाँ पे उच्च स्तर पर एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं। यहाँ प्राथमिक स्तर पे पूछा था, यहाँ पे उच्च स्तर पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कितने कार्य दिवस होते हैं। पहला कह रहा है कि 200 कार्य दिवस, दूसरा कह रहा है 150, 100, 250। तो अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा सातवें का। अब प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा कि 200 कार्य दिवस पूछा था, तो हमारा उच्च स्तर पे कितने होगा, 150 होगा या फिर 100 होगा या फिर 250 होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सोच समझ के। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला ही सही होगा। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर का कार्य दिवस होता है वही तो होता है उच्च स्तर के का उच्च विद्यालय में भी वही तो कार्य दिवस होगा, याद रखिएगा। तो हमारा यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो उस उच्च स्तर पे जो होता है हमारा उच्च स्तर पे जो कार्य दिवस होता है और कितने घंटे टीचर कार्य करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है 200 कार्य दिवस होते हैं, लेकिन इनका जो होता है घंटे कितने होते हैं, 1000 घंटे होते हैं। ठीक है, 1000 घंटे इनको कार्य करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 8वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि अगर प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि अगर प्राथमिक स्तर पे छात्रों की संख्या 200 है, अधिक है, तो शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा। पहला कह रहा है कि 1:40 छात्र बराबर 200 बराबर 5 शिक्षक, यानी कह रहा है कि 1:4 के हिसाब में रखा जाए तो 200 छात्रों पे 5 अध्यापक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक एक जो अगर 40 छात्रों पे एक टीचर है तो 200 छात्रों पे 10 शिक्षक होंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 8वें का। ठीक है, 1:40, 40 यानी 40 छात्रों पे एक टीचर, यानी 200 छात्र बराबर 5 शिक्षक। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 40 छात्र पे एक, दूसरा कह रहा है 40 छात्र पे एक टीचर और 200 छात्रों पे 10 शिक्षक। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा हमारा, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा पहला सही होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सही होगा। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक शिक्षक जो है 40 छात्रों को देखता है तो आप क्या करेंगे, 200 छात्रों में आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 40 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4×25 20 यानी 200, यानी 5 आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए 200 ये कट गया आपका, यानी आप करेंगे 200/40, यहाँ पे बराबर कर देंगे, आपका आ जाएगा 5 टीचर। ठीक है, काट देंगे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी एक टीचर जो होता है 40 छात्रों को संभाल रहा है तो 200 छात्रों पे 5 अध्यापक होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा 8वें का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए इसे छोड़िएगा मत। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि आरटी 2009 के अनुसार प्रवेश का आधार क्या होना चाहिए। आरटी धारा 4 के अनुसार आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए धारा 4 के अनुसार ये निर्धारण किया गया है कि जो छात्र होते हैं इनको किस आधार पे विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, धारा 4 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आरटी 2009 के अनुसार प्रवेश का आधार क्या होगा। ठीक है, आरटी 2000 धारा 4 के अनुसार पहला कह रहा है योग्यता के आधार पर उन्हें प्रवेश देंगे, दूसरा कह रहा है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार, उनकी स्थिति कैसी है उसके अनुसार आप प्रवेश विद्यालय में देंगे, तीसरा कह रहा है कि रहन सहन के अनुसार, यानी उनकी रहन सहन क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसी स्थिति उनकी, उस आधार पे। और यहाँ पे कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि उम्र के आधार पे। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए 9वें का क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 9वें के आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा। और एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग संख्या बढ़ा लीजिए। आप लोगों की संख्या जो है 15 से 10 से 15 इससे ऊपर नहीं बढ़ती है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कि आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय में प्रवेश का आधार क्या होना चाहिए, योग्यता के आधार पे होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार पे होना चाहिए, रहन सहन के अनुसार होना चाहिए या फिर उम्र के अनुसार होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे चौथा आ जाएगा। चौथा आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप कहेंगे कि सर योग्यता के आधार पे क्यों नहीं हो सकता, तो योग्यता के आधार पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उम्र के अनुसार, अगर 20 साल का बालक है उसको आप 20 साल का एक बालक है, ठीक है, उसको आप प्राथमिक स्तर में प्रवेश दिलाएंगे तो ये धारा जो आरटी धारा के अनुरूप होगा। ठीक है, इसके विपरीत होगा। ठीक है, तो आरटी धारा 4 के अनुसार कहा गया है कि जो विद्यालय में प्रवेश का योग्यता जो आधार प्रवेश रखा जाएगा वो उम्र के अनुसार रखा जाएगा। ठीक है, 14 वर्षों तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उन्हें ये प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक सीधे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 14 वर्ष से ऊपर जो बालक हैं उनको प्रवेश
उनकी उनकी उम्र के अनुसार पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9वें का आंसर जो जाएगा हमारा चौथा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न ये कर रहा है, आरटीई 2009 कब लागू हुआ? अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि आरटीई 2009 कब लागू हुआ। पहला करा है कि 1 अप्रैल को, ठीक है। दूसरा करा है यहाँ पे कि 20 जुलाई 2002 को यहाँ पे करा 2000 को लागू हुआ। तीसरा करा है कि 4 अगस्त 2005 को लागू हुआ। तीसरा करा है कि 26 अगस्त 2009 को लागू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आरटीई पूछ रहा है कि आरटीई 2009 कब लागू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, कौन सा होगा इसका आंसर? पहला सही होगा, ठीक है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर कौन पे जा रहे हैं आप? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? आरटी 2009 कब लागू हुआ? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, पहला 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अब देखिए इसी में से आप लोगों को 3 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 3-4 प्रश्न बनेंगे। पहला देखिए क्या कर रहा है, पहला ये कर रहा है कि देखिए ये जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे 20 जुलाई 2009 को, ठीक है, आरटी विधेयक लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे 20 जुलाई 2000 यहाँ पे देखिए 2009 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2009 होगा। ठीक है, 2009 को लागू हुआ था। और ये जो है हमारा 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, यहाँ पे टाइप करने में गलती हो गई है, 4 अगस्त 2009 को लागू ये जो हुआ था लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, और 26 अगस्त 2009 को ये जो है राष्ट्रपति शासन साइन किया गया था। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो साइन हुआ था ये 26 अगस्त 2009 को, और ये जो लोकसभा में पारित हुआ था 2009 यानी 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। 20 जुलाई और 2009 को इसे जो है राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से जो लागू कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। और यहाँ पे देखिए सभी राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में आरटी 2009 लागू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, यहाँ पे और इसे बना लीजिएगा, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कर रहा है 11वां ये कर रहा है कि आरटीई 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन से आया है। आरटीई 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन से आया है? पहला कर रहा है दिसंबर 2002 के 46वां संशोधन में आया है। दूसरा करा है कि नवंबर 2002 के 82वें संशोधन में आया है। और यहाँ पे करा है कि तीसरा करा है कि जून 2005 के 35वें संशोधन में आया है। और यहाँ चौथा करा है कि अगस्त 2002 के 22वें संशोधन में आया है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, करा है कि आरटीई भारतीय संविधान के किस संशोधन से आया है। ठीक है, यहाँ पे पहला करा है कि 2002 के 46वें संशोधन से, यहाँ पे करा है 2000 के 82वें संशोधन, और यहाँ पे करा है कि 2005 के 35वें, और यहाँ पे करा है 2002 के 22वें संशोधन से आया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा। ठीक है, दिसंबर में इसे लागू किया गया था, दिसंबर 2002 के 46वें संशोधन में ये आया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 12वां प्रश्न ये करा कि निजी विद्यालयों में 25% सीटें SC/ST के लिए धारा अंतर्गत आरक्षित रहेगी। ठीक है, किया गया है। ठीक है, SC/ST की बात कर रहा है। ठीक है, कि धारा के लिए अंतर्गत संरक्षित किया गया है। कौन से धारा के अंतर्गत? ठीक है, 25% जो विद्यालय में सीटें रखी जाएंगी, ये SC/ST को किस धारा से के अंतर्गत रखा गया है? धारा 12 के, धारा 17 के, धारा 22 के, या फिर कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 12वें का आंसर क्या होगा हमारा कि कौन निजी विद्यालय जो है निजी, उसमें 25% सीटें जो हैं SC और ST के लिए निर्धारित किया जाएगा। ये कौन से धारा के अंतर्गत आरक्षित किया गया है? पहला करा है धारा 12, धारा 17, धारा 24, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, धारा 12 के अंतर्गत इसे SC/ST को 25% सीटें निजी विद्यालयों में अंतर्गत आरक्षित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आरटीई कब लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ठीक है, आरटीई लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला करा है ब्रिटेन, दूसरा करा है भारत, तीसरा करा है अमेरिका, और चौथा करा है कि नॉर्वे। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि आरटीई लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। सर्वप्रथम आरटीई कौन से देश में लागू हुआ? ब्रिटेन में लागू हुआ, अमेरिका में, भारत में, या फिर नॉर्वे में? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए 13वें का। तो 13
15वें के आंसर जो होगा हमारा नॉर्वे, ठीक है, यूरोप, ठीक है। सबसे पहले यूरोप के नॉर्वे देश में, ठीक है, नॉर्वे देश में इसे लागू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि आरटीई जो पहला देश लागू करने वाला था ये नॉर्वे था, यूरोप में, यूरोप का नॉर्वे देश, ठीक है, नॉर्वे देश ने सर्वप्रथम आरटीई को लागू किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षकों की योग्यता, ठीक है, शिक्षकों की योग्यता का वर्णन किस धारा में किया गया है, ठीक है। शिक्षकों की जो योग्यता है इसका वर्णन किस धारा में किया गया है। पहला कह रहा है कि धारा 22, धारा 23, धारा 37 या फिर धारा 42। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए हमारा, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा सही होगा, ठीक है। इसका आंसर 14वें के आंसर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ये यहाँ पे देखिए धारा जो है हमारा 23 के अंतर्गत आएगा, सही है, ठीक है। जो शिक्षकों की योग्यता जो है इसका वर्णन धारा 23 में किया गया है। याद रखिएगा कि धारा 24 में जो है यहाँ पे देखिए 24 धारा की बात करता है, तो धारा की बात करता है अगर 24 की, अगर 24 धारा की बात करता है तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो मतलब होता है शिक्षकों के कर्तव्य, ठीक है, ठीक है। धारा 24 के अंतर्गत जो आएगा शिक्षकों के कर्तव्य, ठीक है, शिक्षकों के कर्तव्य लिखते चलिए। धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य आएंगे और धारा 27 के अंतर्गत जो आएगा जनगणना, चुनाव तथा आपदा राहत कार्यों में लगाना, ठीक है। और यहाँ पे धारा 28 की अगर बात करता है, ठीक है, धारा 28 की बात करता है तो निजी ट्यूशन न पढ़ाने पर रोक, ठीक है। यानी जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक हैं, धारा 28 के अंतर्गत ये जो है ट्यूशन अलग से नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने घरों पे या फिर कहीं संस्था में जाके अलग से नहीं पढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे धारा 23 में जो है शिक्षकों के योग्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और धारा 24 में जो है शिक्षकों के कर्तव्य हैं, ठीक है। और धारा 27 जो है इसके अंतर्गत जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्य में लगाना, इससे संबंधित का था, किसको लगाना है याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछ सकता है कि 27 यानी धारा 27, ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत किससे लगाया जा सकता है चुनाव, जनगणना और आपदा राहत में, तो शिक्षकों को लगाया जा सकता है, ठीक है। शिक्षकों को अतिरिक्त तौर पे वहाँ पे लगाया जा सकता है धारा 27 के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे धारा 28 अगर पूछ दिया जाए तो निजी जो ट्यूशन है उसे शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 23वां सही होगा, ठीक है, दूसरे का 23 सही होगा, ठीक है, दूसरे यहाँ पे 14वें का दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कुल मार्गदर्शी सिद्धांत है, यहाँ पे सिद्धांत है कौन सा है बताइए कि कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा है। पहला कह रहा है कि कितने हैं, तो 3 हैं, 15 हैं, 7 हैं या फिर 5 है। कुल मार्गदर्शी सिद्धांत कितने हैं एनसीएफ 2005 में। पहला कह रहा है 3 है, दूसरा कह रहा है 15, तीसरा कह रहा है कि 7 और चौथा कह रहा है कि 5, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा जल्दी से बताइए आप लोग 15वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 15वें का जो आंसर होगा ये होगा हमारा चौथा, ठीक है। आप लोग कहते हैं सर कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब नहीं देते हैं, इस बात का कोई तात्पर्य नहीं है कि हम आपके कमेंट को बताते चलें, क्योंकि अगर हमें कोई एक अच्छे वर्ड आरटीई के बारे में या फिर कोई भी वर्ड हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कोई वर्ड हमें याद आ रहा है, अगर हम आपके कमेंट पे ध्यान देने लगेंगे तो तुरंत हम उस वर्ड को भूल जाएंगे, ताकि आप लोग को वो शब्द नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हमारा माइंड जो होता है दूसरी तरफ चला जाएगा तो हम आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, कि आपके कमेंटों को नहीं बताते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं धारा 5 में जो मार्गदर्शी कुल सिद्धांत है कितने हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है हमारा कि पहला हमारा कह रहा है कि शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रटंत्र प्रणाली से मुक्त बनाना। तीसरा कह रहा है कि केवल पुस्तकों तक सीमित न रखना। और चौथा कह रहा है कि परीक्षा को लचीला बनाना और यहाँ पे राष्ट्रीय हित से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। अब देखिए 5 जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे, यहाँ पे 5 जो मार्गदर्शी सिद्धांत थे हमारे, ठीक है, इसके अंतर्गत आप जो बालकों को शिक्षा दे रहे हैं उसे, ठीक है, शिक्षा बाहरी जीवन से उनके परिवेश से जोड़ के पढ़ाना है। और यहाँ पे रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, ठीक है, उन्हें रटाने पे अधिक जोर नहीं देना है, ठीक है। और केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, यानी केवल पुस्तकों में जो दिया है उसे ही न पढ़ाकर हमें उनके परिवेश से जोड़ के, पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है। परीक्षा लचीलापन होना, ठीक है, अधिक कठोर न हो, ठीक है, उनके अनुरूप हो, उनके स्तर के अनुरूप हो परीक्षा, जो परीक्षा करा रहे हैं आप, ठीक है। राष्ट्रीय हित, ये जो भी पढ़ाया जाए राष्ट्रीय हित के अनुसार पढ़ाया जाए, राष्ट्र
के अनुसार पढ़ाया जाए, राष्ट्र के, अपने देश के विरुद्ध न पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ही था कुल मार्गदर्शी हमारा 5 सिद्धांत था। पहला कह रहा है कि शिक्षा बाहरी जीवन से जोड़ के होना चाहिए, रटंत प्रणाली को मुक्त करना चाहिए, केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों तक, परीक्षा लचीला होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आगे के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और आरटी के जितने प्रश्न अभी बचे हुए हैं उसको हम जल्दी ही आप लोगों के समझ लाएंगे। लेकिन जैसे ही आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।